Hey everybody, what's up? So this is Radhika and welcome to BLED.in। तो यहाँ पर आपको पता है हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉग्निशन एंड लर्निंग। यस, फॉर BLED सेकेंड ईयर ये सारे ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं जहाँ पर भी कॉग्निशन एंड लर्निंग आपका चल रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज टॉपिक अपना 2.2 लेकर आए हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में और प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल इससे क्वेश्चन बनता है और आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, इसके बाद 2 टॉपिक्स और बचते हैं, फिर हमारा यूनिट 1 हो जाएगा कंप्लीट। हम मूव करेंगे यूनिट 2 की तरफ। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बनाएं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो टेक द बुक, इंग्लिश में भी बुक है, हिंदी में भी बुक है, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से सुने। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी मीडियम एज वेल एज़ फॉर इंग्लिश मीडियम, और अपनी बुक से अच्छे से तैयारी करें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पर इसके पहले हमने पूरा एक लेसन लिया है कॉग्निशन पे, संज्ञान पर। ठीक है, हमारा माइंड जिस तरह से काम करता है, जो मेंटल प्रोसेसिंग पीछे चल रही होती है, उसके बारे में हमने बात करी। अब यहाँ पर हम उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है पीछे, जो हमारा माइंड है वो डेवलप किस तरह से होता है। ठीक है, किस तरह से हम चीज़ों को सोच पाते हैं और उसको आगे ले जा पाते हैं, और डिसीजन मेकिंग और हर तरह की एक्टिविटीज़ में अपने माइंड को यूज़ करके उसके तरफ एक अच्छा सा डिसीजन ले पाते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास क्या है, हम किस तरह से अपना ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, जो एक थॉट प्रोसेस चल रही है उसको किस लेवल तक हम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है हमारा, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। तो क्या है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं किस चीज़ का, थॉट प्रोसेस का, कि किस तरह से हम चीज़ों को ले पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है किसी के सामने, तो एक ये एबिलिटी उस इंसान की कितनी है कि वो उस चीज़ को जल्दी समझ पा रहा है, उस चीज़ को देर से समझ पा रहा है, या वो कितनी उसको लर्न कर पा रहे हैं, कितना एक रीजनिंग उसके पीछे लगा पा रहा है वो। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारा चाइल्डहुड से लेके फिर थ्रू आउट बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, स्टेजेस हमारी चेंज होती हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है, मेंटल जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, हमारे इंटेलेक्ट का भी विकास होता है। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हमें नई चीज़ें पता चलती हैं, नए कॉन्सेप्ट हमको पता चलते हैं, और उसी हिसाब से हम डेवलप होने लगते हैं। और जो एक माइंड की थिंकिंग है, ठीक है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस, जो मेंटल प्रोसेस है, जो पीछे कॉग्निशन है, वो अपग्रेड होता जाता है, एक लेवल अप होता चला जाता है। जैसा हम छोटे बचपन में सोचते हैं, जो छोटे में हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, फिर हम बड़े होकर क्या उनको समझ जाते हैं। ठीक है, तो छोटे में जो हम चीज़ समझ रहे हैं वो एक हम नेक्स्ट लेवल पे कब समझते हैं, एक आगे एडोलेसेंस की एज पे, और भी उसको जो मैच्योरिटी जब हमारे अंदर आ जाती है किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो हम और अच्छे से कब समझते हैं, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कब कर पाते हैं, जब हम एडल्टहुड में चले जाते हैं। तो इस तरह से धीमे धीमे जैसे हमारी स्टेजेस चेंज होती हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जो कुछ साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो पहले ये सोचते थे, जो इन्फेंट्स मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जन्मे हुए बच्चे हैं टिल 2 years ऑफ एज, तो उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने की, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। उनका संज्ञानात्मक जो विकास है वो नहीं होता, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते जब तक वो लैंग्वेज ना सीख लें, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब और रिसर्च हुई तब ये पता चला कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी चीज़ों को समझ पाते हैं, वो भी अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, अपने परसीव करते हैं एनवायरनमेंट से। परसीव करने का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और समझ पाते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। जैसे कि अगर आप उनके सामने उनके ही कुछ टॉयज़ रख दें, खिलौने रख दें, तो वो फैमिलियर हो जाते हैं कि ये वो उनके टॉयज़ हैं। और अगर वो आप उनके सामने से हटा दो तो वो क्या करते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाता है कि उनके जो टॉयज़ थे वो उनको नहीं मिल रहे। तो कैसे, कहीं ना कहीं उनके इंटेलेक्ट का यूज़ हुआ है, वहाँ पर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर दिमाग का वो यूज़ कर रहे हैं। ये जानने तभी तो वो जान पाए ना कि वो उनके टॉयज़ हैं और वो उनके पास से हटा दिए गए, इसलिए वो रोते हैं, इमोशंस शो करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो मदर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो, तो उनको मदर का जो टच है वो पता होता है कि वो उनकी ही मदर है। तभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको उनकी मदर से सेपरेट कर दो तो एक जो इमोशनल सेपरेशन है आपको देखने को मिलेगा, वो रोते हैं। ठीक है, वो किसी और को अपनी मदर नहीं मानते, दे नो कि वो उनकी मदर नहीं है। तो कैसे, क्योंकि वो बहुत इतने छोटे हैं, फिर कैसे उनको पता चल रहा है। तो
इस तरह से वो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं और समझते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं अपने दिमाग में, और जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी है वो भी उस समय चल रही होती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होलसम अगर हम बात करें तो क्या है कि किस तरह से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं। स्पेशली जो नॉलेज है किसी भी चीज़ को लेकर, हम किस तरह से उसको समझ पा रहे हैं, क्या उसके बारे में सोच पा रहे हैं, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो किस लेवल पर वर्क कर रही है, किस तरह से जो हम जेनेटिकली, कुछ लोग होते हैं जो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पेरेंट्स भी इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो एक जेनेटिक फैक्टर वहाँ पर काम करता है। और कुछ लोग जो लर्न करके, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, उसके थ्रू भी हम चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसके पीछे कॉग्निटिव जो एक एबिलिटी हमारी, जो मेंटल प्रोसेस है वो काम कर रही होती है। यहाँ पर पूरी बात क्या होती है, इंटेलिजेंस, हम अपनी रीजनिंग लगा पाते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात होती है, मेमोरी, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं इसके पीछे काम करते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो प्रभावित करते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास को, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालते हैं, ऐसे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है तो आपको इसी तरह से आंसर लिखना है, ठीक है, कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इससे हम मेंटली और इमोशनली दोनों जुड़े होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर सोच ही नहीं पा रहे तो हम एक्शन क्या करेंगे, ठीक है, और उसका आउटपुट क्या निकलेगा। कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ होती है, हम पहले उसको समझते हैं तभी हम उसका एक रिस्पॉन्स दे पाते हैं। बिना समझे आप कुछ रिस्पॉन्स देंगे तो आप पागल कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए ये इमोशनली भी अटैच हम कैसे करते हैं इसको, कि अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन है तो आप उसको पहले सोचेंगे, ठीक है। अगर वो आपके लिए सैड है तो आप उस तरह से अपने इमोशंस को दिखाएंगे, लेकिन अगर वो आपके लिए कुछ अच्छी बात है, कुछ सेटिस्फाइड हैं आप उस बात से, तो क्या है, आप अपने इमोशंस उस तरह से दिखाएंगे। लेकिन इमोशंस दिखाने से पहले आपने क्या किया, चाहे वो हंसी हो, चाहे वो रोना हो, उसके पहले आपने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को समझा, और समझने के लिए क्या किया, अपने दिमाग का यूज़ किया। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉग्निशन ओवर देयर विच इज़ वर्किंग, मेंटल प्रोसेसिंग जो एक हुई है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, चाहे बच्चा प्रीनेटल स्टेज में हो, चाहे वो इन्फेंसी की स्टेज में हो, और चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, तो किस तरह से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला है एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे अंदर होते हैं, जिनको एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होती, जैसे हमारी इंटेलिजेंस हुई, जैसे हमारे हेरिडेटरी फैक्टर्स हुए, तो ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। और जो आसपास के जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, बाहर का जो पर्यावरण होता है जो हमें प्रभावित करता है, वो उसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों में कैटेगराइज कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये क्या होते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, हाउएवर दे अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल ऑर्गन्स एंड आर देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब वो कैसे होते हैं देखते हैं। पहला है सेंस ऑर्गन्स। तो जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारी बुद्धि का विकास है, उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है, सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल प्रॉपर होना ज़रूरी है, उनका डेवलपमेंट भी होना बहुत प्रॉपर ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर डिफेक्ट है, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स क्या, जैसे हमारी नोज़ है, आईज़ हैं, स्किन है, तो यहाँ पर हमें टच, हम देख पाते हैं, हम स्मेल कर पाते हैं चीज़ों को। अगर आंखें हमारी सही नहीं हैं तो क्या आप बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे, उनको अच्छे से देख पाएंगे, उनको परसीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप जो बाहर का आसपास का एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पा रहे, उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे, उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन आपका नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर की चीज़ को ही नहीं समझ पा रहे। तो फिर उसके बाद आप सोचेंगे कैसे, जब आप किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे, स्मेल नहीं कर पा रहे, उसका टच फील नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे उस चीज़ को, जो एक स्टिमुलस है जो आपको एनवायरनमेंट से मिल रहा है, आप उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, जो हमने इसके पहले पढ़ा था। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि अरे ये बहुत इंटेलिजेंट है। किस बेसिस पे हम उनको इंटेलिजेंट कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि वो एवरेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब उसको कैसे रिलेट करेंगे? उनका दिमाग तेज चलता है, ठीक है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, या फिर उनका जो एक संज्ञान है, जो उनकी मेंटल प्रोसेस है, जो एक थिंकिंग प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी होती है।
तो जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, टॉपिक को जल्दी समझ पाते हैं। कुछ लोग होते हैं वही टॉपिक को उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में। तो यहाँ पर जो लो इंटेलिजेंस वाले होते हैं ये भी एक तरह से बायोलॉजिकल ही फैक्टर है, ठीक है, इंटेलिजेंस। तो हम एनवायरनमेंट से वो चीज़ें प्रॉपरली नहीं ग्रैस्प कर पाते हैं, नहीं रिसीव कर पाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो एक इंटेलिजेंस भी एक फैक्टर जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इफेक्ट डालता है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो जल्दी समझ पाता है, उसका दिमाग जल्दी काम करता है, वो शार्प होता है। लेकिन जो लो इंटेलिजेंस है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी देर में समझ में आता है कोई भी टॉपिक, किसी को जल्दी समझ में आता है। तो इस तरह से भी एक प्रभाव पड़ता है हमारे कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उस पर। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ ट्रेट्स होते हैं, जो कुछ आप कह लो कि जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ एबिलिटीज़ जो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस तरह से भी होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपने टाइम पर, और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरह से एक ये जो ट्रेट है, जो ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स की बात हम करते हैं, तो वो हेरिडिटी के थ्रू ही डिटरमाइन हम करते हैं। तो हो सकता है कि जो पेरेंट्स उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ हो या उनका कॉग्निशन बहुत अच्छा काम करता है तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होते हैं। तो इस तरह से एक ये बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इसके पीछे काम करता है। चिल्ड्रंस एक्चुअली इनहेरिट देयर इंटेलिजेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो एक जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उनकी वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है, वो ट्रेड्स उनको पेरेंट्स से मिलते हैं अपने। तो वहाँ पर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है और वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हो सकता है, जैसे आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि जो बच्चे के स्टार्टिंग स्टेजेस होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उन पर। क्यों? क्योंकि अगर उनके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जो न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है या फिर उस समय वो किसी भी चीज़ से अगर उनको प्रॉपर जो एक एनवायरनमेंट है आसपास का नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर फूडिंग नहीं मिल रही है, तो वो चीज़, वो हैबिट्स और कुछ ऐसी आदतें वो डेवलप कर लेते हैं जो उनके पूरे जीवन भर उनके साथ देती हैं। तो इस वजह से शुरुआती स्टेजेस पर क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने बच्चों पर, चाहे वो फूड में लेकर हो, चाहे वो उनके एनवायरनमेंट, एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करने को लेकर हो। तो रिसर्चर्स जो हैं वो कुछ कहते हैं कि जो वुमेन्स हैं एट द टाइम ऑफ देयर प्रेगनेंसीज, अगर वो अच्छा प्रोटीन फूड या अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं कंज्यूम करती हैं तो हो सकता है जो उनका डेवलपिंग बेबी है वूम में वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, हो सकता है उसका डेवलपमेंट अच्छे से ना हो और मदर भी इफेक्ट होगी, प्लस जो बेबी वूम में है जो अभी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज पर है, उस पर भी इफेक्ट हो। तो हो सकता है वो बहुत वीक पैदा हो। तो यहाँ से भी एक जो स्टेज है वो चालू हो जाती है डेवलपमेंट की। तो ये चीज़ें भी, ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभाव डालते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। हो सकता है उसके दिमाग उतना तेज ना हो क्योंकि उसको एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड वॉज इन द वूम और वो डेवलपिंग स्टेज में था तो उसको प्रॉपर फीडिंग नहीं मिली, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, इस वजह से उसका डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। और बाद में भी जब पेरेंट्स जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है जो बच्चों की, अगर वो प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से भी वो वीक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और अगर ये सब नहीं प्रॉपर होता है तो हो सकता है उसके आगे आने वाला पूरी लाइफ या फिर पूरा फ्यूचर उससे अफेक्ट हो जाए। तो ये एक था। नेक्स्ट इज सेंसरी ऑर्गन्स, जो हम शायद अभी पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं कि अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है हमारे अंदर, ठीक है, या कोई बच्चा है, आपको पता है कि कोई विकलांग है या फिर कोई ब्लाइंड है या किसी भी तरह से कोई इम्पेयर्ड बच्चा है, तो आपको पता है नॉर्मल स्टूडेंट से उसका डेवलपमेंट देर में होता है। क्यों? क्योंकि वो इम्पेयर्ड है, कहीं ना कहीं सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उसके काम नहीं कर रहे या फिर फिज़िकली वो सही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ों को देर में समझ पाएगा, उसका जो डेवलपमेंट है और बच्चों से वो देर में होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये भी प्रभाव डालता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से वो चीज़ों को देर में समझ पाएगा, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, धीमे धीमे होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ मैच्योरेशन। तो जैसे जैसे हम मैच्योर्ड होते हैं हम चीज़ों को समझने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ड मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग एक बहुत कोरिलेट करते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी वो चीज़ है कि जब आप बिल्कुल
जिसको कहते हैं ना, आप परिपक्व हो जाते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आप मैच्योर हो गए हैं उस काम को करने के लिए, तो वो आप खुद ब खुद जल्दी समझेंगे। अगर एक छोटे 6 महीने के बच्चे को अगर आप साइकिल चलाना सिखाते हैं तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अभी वो उस काम को करने के लिए मैच्योर ही नहीं हुआ है। ठीक है, अगर वो 6 महीने का बच्चा, अगर आप उसको रीड करवाओ कि आप ये पढ़ने लग जाओ, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी आँखें जो हैं अभी उस लेवल पर मैच्योरिटी उसने गेन नहीं करी कि वो अभी उस चीज़ को रीड कर पाए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मैच्योरिटी। और ये होता है एनवायरनमेंट के साथ, कि हम जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं उतना ही हम चीज़ों को सीख पाते हैं, क्योंकि हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कि क्या चल रहा है। वहाँ से सीख कर, वहाँ से देख कर हम चीज़ों को कुछ समझ पाते हैं। कई चीज़ें होती हैं जो हम खुद से सीखते हैं, हर चीज़ हमको नहीं सिखाई जाती। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ मैच्योरिटी। उस हिसाब से भी हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अफेक्ट करता है, और ये सारे फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। ना नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसे हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल में क्या होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे एक तरह से जो हेरिडिटी वर्क कर रही होती है। ठीक है, और एक्सटर्नली भी कंट्रोल हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने न्यूट्रिशन की बात करी थी, तो वो हमारे हाथ में होता है। और कुछ जो हेरिडिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो हमारे हाथ में नहीं होती, तो उस पर भी हम काम करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट है, ये तो एक्सटर्नल होता है, इस पर हम बिल्कुल इस पर हमारी पकड़ होती है, बिल्कुल हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। नेक्स्ट इज मतलब पहला फैक्टर जो है वो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। द अपॉर्चुनिटी अ चाइल्ड गेट टू लर्न अफेक्ट्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट से हम क्या करते हैं कि हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लर्न करने के लिए, कितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा हम अपने माइंड को डेवलप कर पा रहे हैं। अगर हमारे आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम कुछ नई चीज़ सीखना नहीं चाहते, नई सिचुएशंस हमारे सामने नहीं आ रही, तो हम नहीं लर्न कर पाएंगे, नहीं उतना डेवलप कर पाएंगे। द मोर अपॉर्चुनिटीज़ ही गेट्स द बेटर इज द कॉग्निशन, बिकॉज ही विल बी एबल टू ऐड टू दिस मेंटल कैपेसिटी बाय लर्निंग थ्रू दीज अपॉर्चुनिटीज़। तो बिल्कुल हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे आपको पता है एक के बाद एक टास्क होते हैं हमारे सामने कि हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमको एग्ज़ाम्स देने हैं। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे आगे कि पहले हमें पढ़ना है, हमें चीज़ों को सीखना है। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। कब, जब हम अपने एग्ज़ाम में उसको परफॉर्म कर पाएँ, खुद को देख पाएँ कि कितना हमने लर्न किया। ठीक है, कितना चीज़ों को हमने समझा। तो इस तरह से भी हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डेवलप होता है, जो कॉग्निशन है हमारा वो डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेटस, जो कि यहाँ पर हम एक्सटर्नली इस पर इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि अगर दो फैमिलीज़ हैं और एक बच्चा पुअर फैमिली से, एक रिच फैमिली से है। ठीक है, तो क्या होगा, रिच फैमिली वाले को हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके पेरेंट्स उसको अच्छे स्कूल में भेजेंगे, उसकी जो परवरिश है वो अच्छी होगी, उसका जो हेल्थ है उस पर ध्यान दिया जाएगा, जो उसका न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा, उसको बुक्स मिलेंगी, उसको वो एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा अपने आसपास चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो क्या होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा, उसके पास हर तरह का एक मटीरियल है, एक सोर्स है उसके पास। दूसरी जगह एक बच्चा ऐसी है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको फूड भी नहीं दे पा रहे, न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर नहीं हो रहा, उसको स्कूल जाने को नहीं मिल रहा, उसको बुक्स नहीं मिल रही। भले ही वो बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो समझ कैसे पाएगा कि उसकी इंटेलिजेंस है उसके पास, वो इंटेलिजेंट है चीज़ों को लर्न करने के लिए, लेकिन उसके पीछे क्या काम कर रहा है, कि इकोनॉमिक जो एक स्टेटस है वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बुक्स नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, उसको फूड नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिलेगा तो आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है आपका, ठीक है, आपको फूडिंग प्रॉपर नहीं मिल रही, तो क्या आप पहले आपको भूख लगेगी तो आप आपको खाना चाहिए होगा कि बुक्स चाहिए होंगे? ऑब्वियसली पहले आपको खाना चाहिए होगा, तब आप अपने स्टडीज़ पर ध्यान दे पाएंगे। तो एक ये जो फैक्टर है वो भी काम करता है इसके पीछे। जो हमारे डेवलपमेंट है, होलसम डेवलपमेंट की अभी अगर हम बात करें तो उसके पीछे भी ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन द सेंस कि आपको जो मटेरियल मिलता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। क्योंकि जैसे कि छोटे टाइम पर अगर आपको टॉयज़ मिलते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, टॉयज़ लेकर आते हैं, सो दैट हम क्या करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक इंटरेक्शन होता है ना अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ, उनके साथ खेलकर हम समझ पाते हैं चीज़ों को कि ये क्या है। ठीक है, जो छोटा बच्चा है इस तरह से ही वो अपने कॉग्निशन, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका इस तरह से होता है, क्योंकि वो इंटरेक्ट करता है, चीज़ों को समझता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके आसपास उनके साथ वो एक माहौल बनाने की कोशिश करता है, उनको वो बिल्कुल एक ज़िंदा चीज़ मानता है जो उनके टॉयज़ होते हैं।
तो इसी तरह से वो सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज़ फैमिली एंड सोसाइटी। एक जो फैमिली एंड सोसाइटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली एक इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे आपको पता है इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं हमेशा अंदर रहते हैं, आपको पता है कभी कभी हमारे घर पर गेस्ट आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा शर्माते हैं उनके सामने आने के लिए, है ना, आपने देखा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा सोशल होने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो उससे क्या होगा, वो लोगों के सामने आने से प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, तो वो बात नहीं कर पाएंगे। बात नहीं करेंगे तो लैंग्वेज स्किल डेवलप नहीं होगी। जब वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो कैसे चीज़ों को जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को एक के साथ एक इसे चेन से बांधते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हम इंटरैक्ट करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, नए नए लोगों के साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, उनके आइडियाज़ लेते हैं, हम अपने आइडियाज़ देते हैं, एक जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो हमारी डेवलप होती है, क्योंकि हम एक दूसरे से बोलते हैं, बात करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स हमारी अच्छी होती हैं, लिसनिंग स्किल्स हमारी अच्छी होती हैं। तो इस तरह से एक बेहतर पूरा डेवलपमेंट होता है। हम नई नई चीज़ों को जान पाते हैं, सोच पाते हैं, रीज़न आउट कर पाते हैं। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा सीख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जो ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है वो होता है। अगर चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, आप अंदर ही बैठे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप शांत हैं, किसी से बात करना आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, इंटरैक्ट करना पसंद नहीं कर रहे, तो आप खुद ही सोचिए कैसे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा। आप कभी इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे किसी से अपनी बात नहीं कह पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड इवन अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो बाकी सारे डेवलपमेंट भी अफेक्ट करेंगे। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ प्ले। तो प्ले आपको पता है गाइस बहुत बहुत ज़रूरी है। छोटे में क्या होता है, हम सारे बच्चे हैं, खेलते हैं बाहर, पेरेंट्स हमारे भेजते हैं। स्कूल में भी हमको बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत छोटे लेवल पर भी बात करें तो बच्चों के लिए जो नर्सरीज़ होती हैं वहाँ पर भी बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ के थ्रू ही उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, उससे हम टीम स्पिरिट भी सीखते हैं। वहाँ पर एक जो यूनिटी की काम होता है, अगर बहुत छोटे लेवल पर देखें तो छोटे छोटे बच्चे भी आपस में जो उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो टॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। तो इस तरह से भी उनका एक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है। वहाँ पर वो समझ पाते हैं चीज़ों को। जो गेम्स होते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, उसके थ्रू उनको सिखाया जाता है, नंबर्स सिखाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स के लिए उनको बुक्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स खुद दिखाए जाते हैं, जो कुछ रबर के होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स के होते हैं। तो उसके थ्रू उनको सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर फ़न स्किल्स ज़रूरी हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। तो इसलिए उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्मूथ करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये सब किया जाता है, जिससे कि वो सोशल एक कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर है वो भी आए और वो और भी बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर पाएँ अच्छे से। तो ये थे सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। इनको आप एक बार पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए। और नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन लिखना है आपको और उसका आंसर लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और भी इसकी डीप स्टडी आपको करनी है तो प्लीज़ आप बुक के लिए जाइए और लेक्चर्स लेते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। एंड दिस इज़ इनफ, ठीक है, इतना बहुत होगा एक अच्छी प्रेपरेशन के लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, कि किस तरह से जो कॉग्निटिव लर्निंग है, जो हम चीज़ों को लर्न करते हैं, अपना मेंटल दिमाग जो यूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक और देखते हैं और ये भी आता है एग्जामिनेशन में। तो इसके बाद हमारा जो कॉग्निशन करके पूरा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आप पूरा एक कंपाइलेशन बनाइए, तीनों जो लेक्चर्स रहेंगे उसके ही हमने पार्ट्स करे हैं। भले ही वो पूरे एक क्वेश्चन में आ सकता है तो उसको आप लॉन्ग भी बना सकते हैं, प्लस अलग अलग अगर शॉर्ट आता है तो आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है कॉग्निटिव लर्निंग की, वो किस तरह से है, देखिए कि चीज़ों को हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं। परसेप्शन की जो हम बात कर रहे हैं इतने समय से, आई होप आपको ये अब जो ये टर्म है ये समझ में आ चुका होगा कि ये क्या है। जो ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात है, जो मेमोरी बिल्डिंग की बात है और जो रीज़न आउट करने की बात है, तो इन सब के थ्रू ही ये प्रोसेसेस होती हैं। इस तरह से हम चीज़ों को सीख पाते हैं। जैसे हम पहले परसेप्शन की बात करते हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ परसेप्शन, इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशंस एक्वायर्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, स्किन, ईयर्स, ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये मेन चीज़ें हैं, इनके थ्रू ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। नोज़ के थ्रू हम स्मेल कर पाते हैं, स्किन के थ्रू हम
उस चीज़ को फील कर पाते हैं, उसका टच समझ पाते हैं, ठीक है। ईयर्स के थ्रू हम ऑडिटरी जो एक काम चल रहा है सुन पाते हैं। तो यही सब चीज़ें तो हैं जिसके थ्रू हम किसी भी XYZ चीज़ को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और कोई भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम उसका जो एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो बिल्ड कर पा रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सेंसेशन, ठीक है। और इसके थ्रू ही हम ये परसेप्शन का जो काम है वो करते हैं, मतलब परसीव करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके। तो इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। इट मे be defined as a sensation and is interpreted through the learning experience of the individual। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर ये एकदम सही तरह से काम कर रहे हैं और ये हमारा साथ दे रहे हैं, तभी हम किसी भी चीज़ को एक जो इफ़ेक्टिव लर्निंग है ना, यहाँ पर इफ़ेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है, तो वो हम कर पाएंगे। इफ़ेक्टिव लर्निंग का मतलब है चीज़ों को अच्छे से समझ के उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो परसेप्शन का रोल है वो हमने गेस्टाल्टिक प्रोसेस में देखा था, जो इसके पहले हमने एक थ्योरी करी थी, कोहलर की थ्योरी। अगर आपने नहीं देखी है लर्निंग में तो ज़रूर देखिए, क्योंकि गेस्टाल्टवाद पर जो है गेस्टाल्ट थ्योरी है, उसमें क्या होता है, हम परसेप्शन की बात करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और एक तुरंत हम उसका जो इंसाइटफुल एक जो लर्निंग होती है उस हिसाब से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। वहाँ पर परसेप्शन की बात होती है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को, प्रॉब्लम है हमारे सामने, उसका जो इंस्टेंट हमको सोल्यूशन मिलता है, हम तुरंत परसीव करके चीज़ों को समझ पाते हैं और उसका सोल्यूशन इंस्टेंट निकाल पाते हैं। तो इस तरह से ये जो परसेप्शन की प्रोसेस है यहाँ पर काम आती है। द क्वालिटी ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ परसेप्शन। तो क्योंकि हम जितना चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, जितना अच्छे से परसीव कर पा रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उतना ही हमारी लर्निंग अच्छी होगी। द क्लियरर द लर्नर परसीव द बेटर इज द लर्निंग। बिल्कुल, जितना हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे उतना ही हम उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। अगर हमें पहले ही चीज़ समझ में नहीं आई कि वो क्या है, तो हम कैसे उसको लर्न कर पाएंगे। और ये बिल्कुल इफेक्ट करती है किसी की एज पर, किसी की क्वालिटी ऑफ परसेप्शन पर, क्योंकि एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जो बिल्कुल छोटा बच्चा है वो अभी नहीं समझ पाएगा। हम धीमे धीमे अभी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हम उस समय एक्टिव हैं। और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं तो भी हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, आपको पता है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है परसेप्शन को लेकर। द नेक्स्ट इज अटेंशन। हमारा अर्ली एक्सपीरियंस क्या है उस चीज़ को लेकर। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को पहले से जानते हैं और अगर फिर से हम उस पर काम कर रहे हैं तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है हमारे अंदर, ठीक है। अगर हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए फिर से जान पा रहे हैं कि हमने ये पहले पढ़ा था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को अच्छे से परसीव कर रखा है। और अटेंशन की बात भी हमने पहले कर चुके हैं कि अगर आप अटेंटिव नहीं हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप अटेंटिव नहीं हैं, तो आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप अटेंटिव हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम जो चीज़ें हैं उनको लर्न करते हैं, किस तरह से जो कॉग्निशन है हमारा उसको यूज़ करके हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कॉग्निशन की, जहाँ पर हम पहले तो हो गया परसेप्शन, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। हम समझकर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी आइडियाज़, प्रिंसिपल्स, कोई भी इवेंट्स हैं उनको बिठाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपने दिमाग में, और एज कॉन्सेप्ट्स वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। तो इसी के थ्रू हम लर्न करते हैं चीज़ों को। तो ये क्या होता है, चीज़ों को कैटेगराइज करना होता है। हर चीज़ का अपना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट है एक तरह से। और तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कैटेगराइज करके वो हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर होती जाती हैं और कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है हमारे दिमाग में। तो इसी तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वर्क करते हैं कॉग्निशन के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव एक लर्निंग जो हम जिसको कहते हैं उसके लिए। इनके थ्रू ही हम चीज़ों को बिठा पाते हैं। अलग अलग जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हमें अपनी स्टडीज़ को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में कि नहीं हमको किस तरह से पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कैटेगराइजेशन है। हमारे हेल्थ को लेकर एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारी हेल्थ को लेकर, कि हमें खुद को फिट रखना है, उस तरह से क्या हमको चीज़ें खानी है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट, हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, एक नए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ लेना। और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट और कॉन्सेप्ट लर्निंग अलग चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है कि ऑलरेडी हम किसी चीज़ को जानते हैं, उसी में हम एक ऐड कर रहे हैं, एक मॉडिफिकेशन हम लेकर आ रहे हैं उसी चीज़ में, उस आइडिया में, और एक अप लेवल उसको लेकर जा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन वर्क बिहाइंड
कॉग्निटिव लर्निंग। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट लर्निंग को लेकर बात कर रहे हैं कि जैसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, एक जो नया लर्नर होता है, तो क्या नया लर्नर होता है तो वो क्या करता है, जो शुरू में ही उसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो उसके लिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाता है और वहीं पर वो कॉन्सेप्ट को अक्वायर करता है, वो कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेता है वहाँ पर। तो ये दोनों एक तरह से सिमिलर चीज़ हो जाती है उसके लिए। और एक जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की बात है वो ये है कि जो बिगिनर है उसके लिए नहीं, जो बाद में जब हम थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं उस चीज़ में, ठीक है, उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं, अब हम मैच्योर हो गए उस कॉन्सेप्ट को लेकर, और फिर जब हम पिछले लर्न किए हुए कॉन्सेप्ट्स में कुछ एडिशन कर रहे हैं, कुछ जैसे हम छोटा बच्चा है वो अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो कुछ समय बाद वो बाइक या स्कूटी चलाना सीखता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बैलेंसिंग जो उसने साइकिल चलाने में सीखी थी वो कहाँ पर यूज़ कर रहा है, बाइक चलाने में, वो स्कूटी चलाने में यूज़ कर रहा है। तो ये क्या हुआ, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसने जो उसका बिहेवियर था इस चीज़ को लेकर उसने मॉडिफाई किया खुद को। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। हाउएवर इट मे बी ऑब्जर्व दैट द टर्म कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द actual acquisition of the concepts, whereas the term concept learning is used for condition under which one learns to apply the concept which is already learned or formed। तो ये जो हम बात कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली उसमें यूज़ करते हैं जब हम नया एकदम कुछ एक्वायर कर रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं। और लर्निंग कब करते हैं, जब हम पुरानी सीखी हुई चीज़ों में कुछ नया ऐड कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इज हम बात करते हैं मेमोरी। आई होप आपको ये जो दो फैक्टर्स हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो किस तरह से मेमोरी काम करती है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग में, तो आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो उसको स्टोर होना उसको ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे तो क्या होगा, हमें चीज़ें बार बार लर्न करनी पड़ेंगी और फिर हम बार बार भूल जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक एक सिचुएशन है हमारे लिए। अगर मेमोरी नहीं होती, दिमाग नहीं होता, तो हम कॉन्सेप्ट्स को कहाँ स्टोर करते, जो चीज़ें हम परसीव कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो कहाँ पर स्टोर करते, नहीं कर पाते। तो ये एक मेमोरी जो हमारा है, जो दिमाग है, जहाँ पर चीज़ें स्टोर होती हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। उसके थ्रू ही हम कह पाते हैं कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हैं कहीं ना कहीं, और जब ज़रूरत पड़ने पर हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको वापस रिकॉल भी कर पाते हैं और वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द माइंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलस, इवेंट्स, इमेजेस, आइडियाज़ and after the original stimuli are no longer present. The term is also used to indicate the storage of information। तो यहाँ पर जो मेमोरी है वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। अगर हम साल भर पढ़ाई कर रहे हैं और चीज़ों को लर्न कर रहे हैं और हम उनको भूल जाएं तो क्या होता है, हमें फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ता है। बट उसको हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते रहें, बार बार हम रिवीजन को हम क्यों चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर है वो और गहरी तरह से स्टोर हो जाए। इस वजह से हम रिवीजन एक हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको भरते जाते हैं, दोबारा रिवाइज़ करते जाते हैं, उससे क्या होता है, अच्छे से वो स्टोर हो जाती है और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम रिकॉल करते हैं चीज़ें, तो वो हमें याद आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको स्टोर कर पाएंगे, तो वो आप पढ़ेंगे और तुरंत निकल जाएगी। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहीं पर अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो किसी की अच्छी मेमोरी होती है, किसी में जो एक रिटेंशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, रिकॉल करने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, किसी में नहीं होती है। तो ये इस तरह से भी कॉग्निटिव जो हमारा डेवलपमेंट है वो इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको जल्दी लर्न हो जाती हैं चीज़ें और वो स्टोर भी रहती हैं, और कुछ होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, उसके बाद हमको रिविजन की भी एक ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम चीज़ों को अच्छे से स्टोर कर पाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंटर इंडिविजुअल एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जहाँ पर हम अलग अलग बारे में बात करते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि सबकी मेमोरी देखो अलग है। हम हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो और किसी के लिए ना हो, कोई ना हो उस कॉन्सेप्ट के लिए फैमिली। जैसे सब्जेक्ट्स में होता है, हम मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि हमें नंबर्स अच्छे लगते हैं। कुछ लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस में जो ह्यूमैनिटीज़ होते हैं उनको ह्यूमैनिटीज़ वाले अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस होता है मेमोरीज़ में कि हम किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, और तो वो हमें ज़्यादा देर तक लर्न रह पाती है। किसी को मैथ्स नहीं अच्छी लगती और किसी को ह्यूमैनिटीज़ रटना अच्छा नहीं लगता। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, और यही काम करती है एक जो चीज़ें स्टोर होती हैं और जो कॉग्निटिव प्रोसेस पीछे चल रही है। तो कॉग्निटिव जो लर्निंग की प्रोसेस चल रही है तो उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
नेक्स्ट इज रीज़न आउट करना, विच इज़ रीजनिंग। तो ये फोर्थ प्रोसेस है कॉग्निशन की, विच इज़ ऑलमोस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ द अर्लियर स्टेटेड 3 प्रोसेसेस, नेमली परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड मेमोरी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि रीजनिंग हर जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो परसेप्शन में ले लो, क्योंकि आप किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, उसको आप रीज़न आउट कर रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, या फिर इसकी स्मेल कैसी है, या फिर हमें कैसा साउंड कर रहा है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको क्यों इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ने में, ठीक है। मेमोरी में हम जो भी चीज़ें हैं स्टोर कर रहे हैं, उसको भी रीज़न आउट कर रहे हैं, उसको बार बार पढ़ रहे हैं, एक रीजनिंग लगा रहे हैं उसके पीछे, उस चीज़ को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, सही गलत का पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रीजनिंग, किसी भी चीज़ को हम रीज़न आउट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि हर प्रोसेस में यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। तो दिस इज़ द हाईएस्ट मेंटल एक्टिविटी जो कि सारे ही कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पर काम आ रही है। इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स, इवेंट्स, प्रिंसिपल्स। बिल्कुल लॉजिक जो एक बात होती है, एक तो होती है सेंसलेस बात, ठीक है, जहाँ पर हम बिल्कुल कहते हैं ना कि आपने बिल्कुल रीज़न आउट नहीं किया चीज़ों को एंड कह दिया। तो वहाँ पर क्या मतलब है कि आपने चीज़ों को सोचा नहीं, रीजनिंग नहीं लगाई, कुछ सही गलत का पता नहीं लगाया ना, आपने कह दिया। तो वहाँ पर जहाँ पर एक लॉजिकल एनालिसिस की बात होती है, एक सेंसफुल, एक मीनिंग की बात है, जहाँ पर सेंसिबल कुछ आप बता पा रहे हैं, कुछ ढंग का बता पा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ यहाँ पर रीज़न आउट कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से बता पा रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक निकाल पा रहे हैं। लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं एब्स्ट्रैक्शंस यहाँ पर क्यों पॉसिबल है, क्योंकि रीज़न आउट करने में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्ड करते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हो सकता है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करे, या फिर वो ऐसा प्रिंसिपल हो जो कि है ही नहीं। तो रीजनिंग में ये होता है क्योंकि हम तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, उसको रीज़न आउट करते हैं, तो इस वजह से काफ़ी हमको एक अजम्पशंस लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला। तो नेक्स्ट यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात यहाँ पर इसलिए हो रही है रीजनिंग में, क्योंकि अगर कोई भी कॉज है, किसी भी चीज़ के पीछे कुछ कारण है, तो अगर हम उसको रीज़न आउट कर रहे हैं तो हम काफ़ी सारे अजम्पशंस उसको लगाएंगे उसका सल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर एक हाइपोथेसिस की जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम जाते हैं, जहाँ पर रीजनिंग में हम रीज़न आउट करते हैं कि इसका ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है इसकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हाइपोथेसिस लगाते हैं, मतलब उस चीज़ पर वी कीप ऑन एक्सपेरिमेंट एंड सडनली वी गॉट द आंसर, ठीक है, वी यूज टू गेट द आंसर, या फिर हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पर रीजनिंग में यही बात होती है कि एक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह है कि हम उसको, प्रॉब्लम है हमारे सामने, एक सिचुएशन है एंड वी आर थिंकिंग ऑन इट, हम रीज़न आउट कर रहे हैं, उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सडनली इनसाइटफुली वी आर गेटिंग द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रीजनिंग, जहाँ पर एक मेंटल एक्टिविटी, मेंटल जो एक पूरा प्रोसेस है पीछे चल रहा है, जहाँ पर हाइपोथेसिस की बात हो रही है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशंस की बात हो रही है, जहाँ पर एब्स्ट्रैक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रीजनिंग आउट ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पर भी हम कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव लर्निंग है, उसमें हम इसको यूज़ कर रहे हैं रीज़न आउट करने के लिए। यहाँ पर पूरे संज्ञान की बात हो रही है, पूरे कॉग्निशन की बात हो रही है, पूरा माइंड काम कर रहा है उसके पीछे। तो ये कुछ फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर बिल्कुल काम कर रहे हैं एक हमारी जो कॉग्निटिव लर्निंग है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रीजनिंग एज वेल एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप्स विद एज। बिल्कुल एज के साथ साथ हम जब मैच्योर होते हैं, जब हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने पड़ते हैं। एक छोटा बच्चा वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकता है जो एक एडल्ट या फिर कोई एडोलेसेंस की एज में है वो समझ पाए। Although reasoning and problem solving competencies appear at an early age, बिल्कुल छोटी सी उम्र में ही हम चीज़ों को धीमे धीमे उस लेवल पर रीज़न आउट करने लगते हैं, प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो एक छोटा जो इन्फेंट होता है वो भी रीज़न आउट करता है चीज़ों को, और वो भी अपने जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करता है। The reasoning remains confined to concrete and personal objects and mostly to the children's immediate environment। बिल्कुल जो रीजनिंग है वो क्या है कि बिल्कुल हमारे जो नेक्स्ट लेवल, जो हमारे हमसे नेक्स्ट क्या जुड़ा है, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उससे जो भी चीज़ें अटैच्ड हैं उसके थ्रू जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं उसको हम क्या करते हैं, रीजन आउट करते हैं। एज अ चाइल्ड ग्रोज ओल्डर देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन हायर एबिलिटी टू स्टेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन वर्ड्स एंड टू वर्बलाइज इट्स सोल्यूशन। तो
जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो पहले बोल नहीं पाता, ठीक है, वो बस रीज़न आउट करता है, एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हम दिमाग का यूज़ करके, फिज़िकली अपने बॉडी को यूज़ करके, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके, सब कुछ यूज़ करके, थ्रू सिम्बल्स, थ्रू वर्बल, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कम्युनिकेशन, एक जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम चीज़ों को रीज़न आउट करते हैं और समझ पाते हैं। और ये कैसे होता है, एज जैसे जैसे बढ़ती है उसके हिसाब से हम चीज़ों को फिगर आउट कर पाते हैं और रीज़न आउट कर पाते हैं जल्दी और समझ पाते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में और आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एंड द सेकेंड इज़ आप बिल्कुल बुक्स ले सकते हैं फॉर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। हिंदी में, इंग्लिश में, सब में मिल जाएंगी आपको, ई बुक्स मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन रीडिंग के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं, जो लिंक लगी है वहाँ से भी आप बुक्स ले सकते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ईमेल कर सकते हैं हमको blednotes@gmail.com पर। एंड बुक्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7055248478 पर। प्लीज़ डू गाइज एट द एंड जस्ट लाइक द सेशन। अगर आपको पसंद है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप BLED.in पर जो हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। And also if you are new then do not forget to subscribe the channel and also hit the bell icon so that you may receive all the updates regularly. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। Till then take care, all the best and bye bye.